चोरी का बड़ा चलन था हमारे यहाँ। फसलों को काट कर ले जाना, मवेशियों को चुरा कर ले जाना। तो हम लोग गांव के लोग उठे और इसको काबू में लाने की कोशिश की। लेकिन गांव के इलाके के जो पढ़े लिखे लोग थे उनको इस बात से बड़ा गुस्सा आया कि मैं पंचायत इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, मुझको तो जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं इलेक्शन छोड़ के नीतीश कुमार जी से मिलने आया। जब उन्होंने मुलाकात नहीं की तो मैं समझ गया कि इस सीट का सौदा हो गया है। मैं हार भी जाता इलेक्शन तो मैं मंत्री बनाया जाता, एमएलसी बन जाता मैं 6 साल के लिए। तो बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा है, क्यों और क्यों फिर ये 20 साल मिल गए इनको नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार ने जो सबसे बड़ा नुकसान बिहार का किया वो ये कि बिहार का जो सामाजिक सौहार्द था उसको उसने तबाह बर्बाद कर दिया। आप देखेंगे तामीरात के नाम पर नीतीश कुमार ने अपने ठेकेदारों को मालामाल कर दिया। आज बिहार में भी नीतीश कुमार जैसे वक्त के इस शाहजहां को एक औरंगजेब की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज झा साहब यकीनन है कि वो कौमी तर्जुमान है, लेकिन इस फैसले के लिए इंटाटी नहीं है। पूर्व इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवाजा का वो ये कहते हैं सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं MIM के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब से, जो 4 बार से विधायक हैं, जिनका सीमांचल ही नहीं बल्कि बिहार में एक बड़ा नाम है। अख्तरुल इमान साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने चौक के लिए टाइम निकाला, द चौक के लिए। जैसा कि आप नाम से समझ ही गए होंगे, चौक एक हमने बिल्कुल ऐसे पॉडकास्ट रखा है कि हम बात करेंगे बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम चौराहे पर हैं, चौक पर हैं, बिल्कुल फॉर्मल बात नहीं होगी। जबकि चौक और चौपाल का तस्वुर ख़त्म होता जा रहा है, आपने इसको ज़िंदा करने की कोशिश की है। मैं आपकी कदरदानी का भी शुक्रगुज़ार हूँ और आपके जो लाखों नाजरीन हैं मैं उनसे जोड़ा है आपने, मैं इसलिए मैं आपकी कदरदानी की कदर करता हूँ। शुक्रिया। अख्तरुल इमान साहब, हम राजनीति की बहुत सारी बातें करेंगे और ख़ासकर चुनाव की, बिहार चुनाव की। उससे पहले मैं और हमारे व्यूअर्स आपको एज ए ह्यूमन, एज एक इंसान, आप क्या हैं, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, राजनीति में कैसे आए, थोड़ा सा ब्रीफली हम लोगों को ये बताना चाहेंगे ताकि व्यूअर्स को भी एक पता चले कि भाई आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए भाई, मैं बिहार के बहुत ही पसमानदा तरीन इलाका, लेकिन बहुत ही पुरअमन इलाका, बहुत ही गरीब इलाका, लेकिन हिंदू और मुसलमानों की हम आहंगी और मोहब्बत का इलाका, सीमांचल में पैदा हुआ हूँ। सीमांचल में एक बस्ती है मौदह, जो ज़िला किशनगंज में है। मैंने वहीं आंखें खोली। और राजनीति फिर कब और कैसे हो गई? मामला ये हुआ कि मैं जहाँ जिस खानवादे में रहता था, नानीहाल में, उस ज़माने में चोरी का बड़ा चलन था हमारे यहाँ। फसलों को काट कर ले जाना, मवेशियों को चुरा कर ले जाना। तो हम लोग गांव के लोग उठे और इसको काबू में लाने की कोशिश की। मवेशियों को चुरा कर ले जाना, आधी कीमत पे लौटा देना, है ना। तो इस तरह का एक चलन पूरे ज़िले में, बल्कि सीमांचल के बड़े हिस्से ले जाना और आधी कीमत पे लौटा देना। हाँ, डाकू लोग बड़ा पुरमज़ा आप किस्से सुनेंगे। जब रैंसम के लिए लोगों को बुलाया जाता था तो उनकी बीवी कहती थी कि 500 रुपये और लगेंगे। कहा क्यों? कहा बहुत देर रात तक तुम लोग खड़े रखे हो। डाकू ये कहते थे, अरे बदमाश कहीं का, मैं तो 5000 में ही तुम्हें लौटा देता तुम्हारा बैल, लेकिन तुम रात देर तक जगे रहे हो, मुझे देर तक तुम्हारी इंतजार में खड़ा रहना पड़ा है। आज इतने मजबूत ताले तुमने लगा दिए थे जिसको तोड़ने में बड़ी दिक्कत हुई है। इंटरेस्टिंग स्टोरी आप बता रहे हैं कि मवेशी चुराया जाता है, आधी कीमत पे वापस करने के लिए नेगोशिएशन होता है, और उस नेगोशिएशन में जो डाकू है वो पेनल्टी भी लगा रहा है, जुर्माना भी लगा रहा है देर से आने के लिए। हाँ, तो राजनीति मतलब कहाँ से आ गई? अमूमन लोग राजनीति को देखते हैं कि भाई जो कुछ नहीं कर रहा चलो राजनीति में चला गया या गलत उसमें चले गए, लेकिन फिर आपके लिए कहाँ से मोटिवेशन कहाँ से मिला? तो उस ज़माने में लोग मुखिया के लिए मुझे तैयार कर रहे थे। इत्तेफाक से फिर एक नोटिफिकेशन जारी हो गया, जो इलेक्शन रुक गया। जब इलेक्शन का ज़माना आया तो लोग मेरे पास चले गए कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा यार, मेरे गांव से निकले हुए 3 साल हो गए। मुखिया का? हाँ, मैं कारोबार कर रहा हूँ यार, मुझे बख्श दो, आप में से कोई लड़ो, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन उन लोगों की ज़िद थी, मेरे दोस्तों की और समाज के पुरअमन अहबाब की, कि अगर आप ना आओगे तो कुछ गलत लोग जीत जाएंगे। लेकिन गाँव के इलाके के जो पढ़े लिखे लोग थे उनको इस बात से बड़ा गुस्सा आया कि मैं पंचायत इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, मुझको तो जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना चाहिए। दबाव पड़ा ऐसा अवामी कि मुझे जिला परिषद के लिए नॉमिनेशन कर देना पड़ा।
और लोगों ने बहुत ही हाथों हाथ लिया, मुझे बड़ी आसानी के साथ जिता दिया। आरजेडी का सफ़र कब शुरू हुआ? फिर आरजेडी लगभग वही 2000 या 1999 से, जब जी। तस्लीमुद्दीन साहब से मेरी वाबस्तगी हुई, तो तस्लीमुद्दीन साहब भी तो इस दरमियान में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ। 2004 में तस्लीमुद्दीन साहब पार्लियामेंट के रुकन बन गए। अब वहाँ पर एमएलए की सीट खाली हो गई थी, है ना। तो हरचंद के 2003 में मैं जिला परिषद को रिज़ाइन कर देना था कि यार इसमें तो खर्चा बहुत है और आमदनी गलत रास्ते के, मैं नहीं चल पाऊँगा इसमें। तो हमारे जो दोस्त अहबाब थे, उसने कहा कि यार तस्लीमुद्दीन साहब अगर एमपी बन जाते हैं तो तुम्हारे लिए इम्कानात हैं। और हुआ ऐसा ही। तस्लीमुद्दीन साहब जब एमपी बन गए तो टिकट के कई दावेदार थे, एक दावेदार मैं भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीमुद्दीन साहब ने मेरी सिफारिश भी की और टिकट भी उसने दिलवाया। और जब मैं इलेक्शन लड़ा 2005 के फरवरी में, तो लोगों ने हाथों हाथ लिया और मुझे बहुत ही आसानी से इलेक्शन जिता दिया। फिर 2005 में चूँकि हाउस की तश्कील नहीं हो पाई, नवंबर में फिर दोबारा लोगों ने जिता दिया। अगर देखा जाए तो मुसलमान काफ़ी हद तक, और ख़ासकर मुसलमान लीडर्स काफ़ी हद तक आरजेडी से जुड़ के रहते हैं। आपका भी एक लंबा अरसा रहा, तो क्या वजह रही कि आपने आरजेडी फिर छोड़ दी? क्योंकि वो ऐसा देखा नहीं जाता नॉर्मली कि पार्टी छोड़ें। अमूमन वो सोचते हैं कि जिस पार्टी से वो जीत जाएंगे उसी में रहें। और राजद में हमारे कुछ लोगों का मामला ये हुआ कि भाई नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ बैठकर पे दर पे जो गलत फैसले लेके जा रहे हैं, ये दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए बड़े नुकसानदेह हैं। और लाली जी को फ़िलहाल 122 में पहुंचना ज़रा मुश्किल है, तो क्यों ना हम लोग नीतीश कुमार को बीजेपी से खींचें। तो नीतीश कुमार जी से फिर हम लोग की बातचीत हुई, उसमें लीड कर रहे थे उस वक्त सम्राट चौधरी साहब, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और दूसरे कई लीडर थे। सम्राट चौधरी साहब जो अभी उप मुख्यमंत्री जी हैं जी शायद। जी 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 उस वक्त राजद में भी वो थे। तो उसमें ऐसा हुआ कि लगभग 14 लोगों का इत्तेफाक इस पर यह हो गया कि भाई नज़रियाती तौर पर तो हम समाजवादी हैं, सेकुलर हैं। नीतीश कुमार जी इस वक्त चूँकि बीजेपी के साथ नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार को उधर से तोड़ना चाहिए। तो राजद की मुफाहमत उनसे तो नहीं हो पाई। है वो इतना तो समझदारी से समझती नहीं, उसको ये नहीं लगा होगा कि ये अपॉर्चुनिस्टिक या एकदम मतलब आपने कुछ एक मौका देखा और चले गए सरकार की तरफ, क्योंकि आम जनता को की बात कहाँ इतनी इंटेलिजेंट यकीनन उसका नुकसान भी मुझे हुआ है। आम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, चूँकि साहिल तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो किया करते, इमदाद नहीं करते। लोगों को अब तक लीडरशिप के बारे में ये है, वो चाहते हैं कि इमाम भी हो हमारा बहुत कायदे का, और वो क़िरात भी करे मेरे अंदाज से, सूरत पढ़े मेरे लिहाज से, है ना। तो लीडर को कभी कभी लीडर्स के फैसले को लोगों को तस्लीम करना चाहिए और लीडर के कैरेक्टर को देखना चाहिए कि मेरा लीडर किस वजह से ऐसा कदम उठा रहा है। तो कैरेक्टर पे सवाल लोगों ने उठाए और उसका नुकसान हुआ। नहीं। अब मैं उस दरमियान में मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ गया और उसमें हम लोग हुआ ये कि ये ड्रामा स्टेज होने से पहले ही बिखर गया। 15 लोग नहीं आ सके और 14 ही लोग आ सके, जिससे नीतीश कुमार की हिमायत नहीं हो सकी। और हमने पार्टी तक उस वक्त रिज़ाइन नहीं किया था, बाहर में जाकर लोग तायब हुए और राजद में चले गए। लेकिन मुझे चूँकि पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने का लोगों की तरफ से काफ़ी दबाव था, तो उस वक्त चूँकि राजद का कांग्रेस के साथ समझौता था और नीतीश कुमार अलग से लड़ रहे थे पार्लियामेंट, तो उनके तरफ से ऑफ़र आया कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शन मेरी पार्टी की तरफ से लड़िए। और उस वक्त नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग हो चुके थे, तो हम लोगों ने कहा कि यकीनन है कि बीजेपी से अलग एक आदमी हुआ है तो उसकी मदद की जानी चाहिए। तो मैं राजद से रिज़ाइन किया, मैंने धोखा नहीं दिया, रिज़ाइन किया मैंने। रिज़ाइन करके मैंने एमपी का टिकट लिया और इलेक्शन लड़ा। लेकिन मुझे न जाने क्यों 10-15 दिन के अंदर में ये एहसास ये होने लगा वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए काम करने लगे। तो मुझे ऐसा अंदेशा हुआ कि मैं भी लड़ जाऊं और मौलाना भी लड़ जाए, तो कहीं अगर बीजेपी जीत गई तो शहनवाज हुसैन साहब एक बार जीत गए हैं, जिसकी वजह से जहरीले कांटेदार झाड़ियाँ उग आई हैं वहाँ पर। तो मैं नहीं चाह रहा था कि ये इल्ज़ाम मेरे सर लगे, मेरे सामने। फिर आपने क्या किया? मैंने नीतीश कुमार जी को खबर किया कि साहब आपके जदयू के जितने वर्कर हैं वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और मुझे ये खबर भी मिली कि कहीं ना कहीं कोई एक साजबाज हो, कोई सौदा हो गया इस सीट के लिए, है ना, जिसकी दोबारा हमने नीतीश कुमार को खबर देना चाहिए। मैं इलेक्शन छोड़ के नीतीश कुमार जी से मिलने आया, जब उन्होंने मुलाकात नहीं की तो मैं समझ गया कि इस सीट का सौदा हो गया है। इन हालात में मैं उनसे आया हूं और मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो मैं समझ गया कि इस साजिश को नाकाम करना चाहिए और फिर मैंने इलेक्शन नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। अच्छा, आपने बीच चुनाव में इलेक्शन नहीं लड़ने का, जबकि जेडीयू पावर में थी। जेडीयू पावर में थी और फिर हमारे साथ मुआहदा ये था, हम लोग 4 आदमी बच गए थे, जो उसकी वजह से आज की तरह आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं लगे उस टाइम? सुनिए, मैं बता देता हूँ, 4 लोग थे हम थे। मैं था,
सम्राट चौधरी साहब थे, जावेद इकबाल अंसारी साहब थे और एक साहब थे राम लखन रमन साहब थे। 4 लोग थे। हम लोग के साथ यही मुआहदा हुआ था कि साहब आप इलेक्शन लड़िए, अगर न भी लड़ेंगे तो MLC बनाए जाएंगे और मंत्री चारों बनाए जाएंगे। मैं हार भी जाता इलेक्शन तो मैं मंत्री बनाया जाता, MLC बन जाता मैं 6 साल के लिए। लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। मेरे सामने में चूँकि वो इलाका था, वहाँ की हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत और आस्था थी, मैंने रिज़ाइन किया। मैंने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आपने बीच चुनाव में डिसाइड किया कि मैं इस तरीके की और अल्लाह का शुक्र हुआ कि ज़ख्मी तो मैं हुआ था, है ना। मौलाना की जीत आसान हो गई थी और मातम दिलीप जायसवाल साहब के यहाँ था कि मेरा खेल बिगड़ गया, तो मुझे उसका कोई शिकवा नहीं रहा। मैं अपने फैसले पर मैं समझता हूँ कि मैंने बेहतरीन फैसला किया। आप जिन 15 साल राजद में रहे और विधायक भी रहे, सीमांचल आपने बताया पिछड़ा इलाका है, काफ़ी अति पिछड़ा है, तो 5 जो आप अपनी मतलब एक तरीके से अचीवमेंट गिनाएंगे उस दौरान के जो आपने उस इलाके के लिए किया, वो क्या होंगे? एक तो ये है कि मैंने सीमांचल में तालीमी, समाजी और सियासी बेदारी की बड़ी तहरीक चलाई। आप देखेंगे कि बिहार के दूसरे इलाके के बनिस्बत सीमांचल का इलाका खत अफलास से और तालीमी पसमानदगी नाखानदगी से दो चार रहा है। तो मैंने गौर किया कि भाई मेरे सामने में हैरत की इंतहा न थी 2011 में कि एक रिपोर्ट आई कि किशनगंज की 17 लाख आबादी में सिर्फ 1500 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है। 17 लाख में 1500 ने दिया बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास। और उस वक्त मैंने देखा कि मुंगेर में 15,000 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मैट्रिक का इम्तिहान इतना फ़र्क क्यों? इतना फ़र्क क्यों था? तो मैंने तहकीक कराई तो देखा कि भाई मुंगेर में 88 हाई स्कूल हैं 13.5 लाख की आबादी के लिए, और हमारी 17 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 17 हाई स्कूल है। फिर आपने डिमांड करी सरकार से? मैंने हाउस में बात रखी। नतीजा ये हुआ कि कैबिनेट करके 30 हाई स्कूल 2012 में एक साथ मैंने किशन के लिए सेंक्शन कराए। मामला ये है कि अल्लाह का बड़ा करम और एहसान मुझ पर यह रहा कि मैंने एक बेहतर समाज बनाने में कई रोल अदा किया। और हमने सिर्फ डाकू के खिलाफ नहीं, समाजी झगड़ों को तय करने में एक नुमाया रोल अदा किया। बहुत बड़ी बात और है। आज तक मेरे गाँव में गुज़िश्ता 44 साल तक का अरसा हुआ, 1980 में मैट्रिक पास किया था मैं, गांव के हमदर्दों की वजह से जो मिजाज बनाया, आज 44 सालों में कोई मुकदमा थाना नहीं गया। और हम लोगों ने हमसे अख्तरुल ईमान साहब कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा दावा है, आप लोग सुनिए ज़रूर, ये बहुत बड़ा दावा है और आप लोग सुनेंगे तो खुद बेहतर समझ पाएंगे। वो कह रहे हैं 44 साल से हमारे गांव में कोई मुकदमा थाना नहीं गया। बड़ी बात है अगर आप ये कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिल करके, और अगर इसी तरीके से मसले हल करे जा सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर समाज की और एक बात मैं बताऊँ मैं, और अब्बू मेरे आलिम दीन थे, जहेज़ के शदीद मुखालिफ थे। जहेज़ के ख़िलाफ़ मेरी शादी भी उस वक्त हुई तो बग़ैर जहेज़ के हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह जहेज़ के बग़ैर हमने तहरीक चलाई। 4 भाइयों की, हमारी 3 भाइयों की और शादियाँ हुई, बग़ैर जहेज़ की हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्योंकि आपने एक बात कही, हम दिल्ली में अमूमन जो मतलब जो साथ में बिहार के स्टूडेंट पढ़ते थे, जी हमेशा कोई बिहार का स्टूडेंट जैसे कोई इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया तो लोग उससे आपस में पता है क्या कहते थे, आजकल तुम्हारी क्या कीमत चल रही है। जी। तो आपने जब ये जहेज़ की बात करी तो मुझे ये सवाल एकदम आया, ये मतलब आज भी वही है या अब वो बदलाव आया है? नहीं, अब तो 2 बात हो गई है। अब सिर्फ जहेज़ लड़के वालों का मुतालबा नहीं रहा है, बल्कि बेटी वालों के दूल्हा ख़रीदने का एक हवस भी है, और समाज में अपने स्टेटस को दिखाने का भी एक ज़रिया बन गया है। अरे भाई, मैं कहता हूँ कि पहले लोग दूल्हे के मरने की वजह से सती होती थी, आज दूल्हा से महरूमी की वजह से बेटियाँ जल के मर रही हैं। ये काम तो फिर से कोई राजा राम मोहन उठ खड़े हो जाए, फिर से एक तहरीक चले। अभी मैंने हिंदू और मुसलमानों को मिलकर चलानी चाहिए। अभी मैंने तिरुपुर का एक केस पढ़ा जी कि एक बच्ची 27 साल की थी, उसकी शादी हुई, उसके फादर ने 4 किलो सोना और एक वोल्वो कार प्रॉमिस करी थी, 2.5 किलो सोना गया और एक वोल्वो गाड़ी गई। उसके घर वालों ने इतना प्रेशर किया, लड़के वालों ने, कि 27 साल की एक अच्छी बच्ची ने, जिसकी इतनी बड़ी शादी करी गई, अपने फादर को मैसेज भेजा कि मैं अब ये प्रेशर झेल नहीं पा रही हूँ, और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो खैर, ये तहरीक आगे चलनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अब बिहार चुनाव की बड़ी सरगर्मी बढ़ रही है और हम थोड़ा सा उस पर अब फोकस करें और उसकी तरफ अगर आएँ। आपका मैं आज इंटरव्यू सुन रहा था इलेक्शन कमीशन में, जब आप मिले उसके बाहर, आपने ये कहा कि भाई गठबंधन को हमने एक न्योता दिया है कि हम साथ में आना चाहते हैं, साथ में जुड़ना चाहते हैं, वरना हम 100 सीटों पर लड़ने के लिए भी तैयार हैं।
मेरा आपसे ये पूछना है कि नीतीश कुमार सरकार और जो ये मौजूदा सरकार है, इसके खिलाफ आपकी क्या चार्जशीट है? मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने जो सबसे बड़ा नुकसान बिहार का किया वो ये कि बिहार का जो समाजी सौहार्द था उसको उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। और बीजेपी के नफरती माहौल से बिहार बचा हुआ था, इसने घर घर आरएसएस के पैगाम को पहुंचा दिया है। एक बड़ा इल्ज़ाम मेरा नहीं है बल्कि ये हकीकत है कि लोकतंत्र का चीरहरण इसने करवा दिया। आप बाहर के लोग सुनते होंगे दिल्ली से, दूर का ढोल सुहाना होता है कि शराबबंदी का बड़ा काम किया। यकीनन है कि बिहार में मैखाने बंद हो गए, लेकिन घर घर मैखाना बन गया है, इससे आपको वाकिफ होना चाहिए। बिहार में अभी गैस कनेक्शन घरों तक नहीं पहुंचा, लेकिन शराब की डिलीवरी हर घर में पहुंचाई जा रही है वहाँ पर, है ना। पहले शराब के पैसे आते थे, वो सरकार के खजाने में रिवन्यू के जमा होते थे। अब ये शराब के पूरे काले धंधे के पैसे सरकारी पार्टी के दलालों के कब्जे में जा रहे हैं। सरकार की सरबराही सरपरस्ती में वारे न्यारे हैं पुलिस के भी, किनकी जान जा रही है, किनकी इज्जत लूट रही है, उसकी परवाह नहीं है। किसी शराब के सप्लायर को पकड़ लिया तो लाखों का धंधा उनका हो रहा है ना। तो नीतीश कुमार ने तो चौपट कर दिया बिहार को। बिहार में जो तालीमी माहौल था इसने चौपट कर दिया। एक ज़माने में इसने कहा सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी लेकर जाओ, और आज मामला ये हुआ है कि पिछले 20 सालों के दरमियान में हाई स्कूल को इसने तबाह कर दिया। 3-3 टीचर थे और 300 बच्चे वहाँ से सेंटअप हो रहे हैं। प्राइमरी स्कूल को नोटिफाई कर दिया इसने, हाई स्कूल टीचर इसने नहीं दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा, और वहाँ से हाई स्कूल के असनाद लोगों को मिल रहे हैं। इसने तबाह कर दिया। पटना यूनिवर्सिटी हमारी थी, यकीनन है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा उसको नहीं था, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किसी दर्जे में हमारी वो यूनिवर्सिटी कम न थी। यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। आप जाएंगे तो उनको कब्रिस्तानी सन्नाटा आप देखेंगे। पटना साइंस कॉलेज में मेरिटोरियस स्टूडेंट आते थे और वहाँ का एडमिशन हो जाना यानी बच्चों की कामयाबी की दलील थी, और आज पटना यूनिवर्सिटी के इस अहम तरीन साइंस कॉलेज को इसने बर्बाद करके रख दिया। ये एक तरफ ये नालंदा यूनिवर्सिटी के कदीम विरासत को लौटाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जदीद इस तरक्की के दौर में उसने तमाम तर तालीमी इदारों को बर्बाद करके रख दिया है। इनके अफसर बेलगाम हो गए हैं। अभी मैं 48 घंटे के पिछले 48 घंटों के दरमियान में 7 से 8 मर्डर के, अभी पूर्णिया में आग में जला दिया गया शायद 4 लोगों को, है ना। एक बड़े कारोबारी का पटना शहर के कल्ब में वाक़े गांधी मैदान पुलिस चौकी से 2 कदम के फासले पर गोली चला दी जाती है। नालंदा में मुसलमानों की कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हो पाती है, मेरा एक बड़ा मर्डर हो रहा है। मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि पहले राजद का रूल था और इसी तरीके के इल्ज़ाम लोग ऑपोजिशन वाले, विपक्ष वाले लगाते थे जब नीतीश जी या जो भी और दूसरे लोग थे विपक्ष में। आज नीतीश जी का मेरे ख्याल से 15 साल से तो वो हैं ही, 20 साल 20 साल बड़ा अरसा होता है, चौथी बार बन रहे हैं और बिहार वहीं खड़ा है। हम तकरीबन वही बात, मोस्टली वही बात कर रहे हैं कि भाई ये परेशानियाँ हैं। तो बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा है? क्यों फिर ये 20 साल मिल गए इनको, नीतीश कुमार को? अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि 22 साल क्यों मिल गए। इस दरमियान में उनके इक़्तिदार में बने रहने की वजह है सेकुलर वोटों का बिखराव हो जाना और लोगों के दरमियान में हिंदुत्व का एक जहर घोल देना। इस वक्त बिहार के जो आम वोटर्स हैं इनको बीजेपी ने ऐसा मज़हब का अफ्यून चटा दिया जिसके नतीजे में वो मंदिर मस्जिद के झगड़े में पढ़कर वोट डाले, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में फिक्रमंद नहीं हुए। उससे बिहारियों का नुकसान हुआ, अब उनको एहसास हो रहा है। आपका MIM पार्टी का एज प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपने काफ़ी बड़ी परेशानियां बताई। कुछ चीज़ें जिनका एक बार बार सवाल उठता है कि पुल गिर रहे हैं तो वो बिहार का ज़्यादातर मीडिया में आ रहा है, तो ऐसे ज़्यादा गिरे ही हैं या ये मीडिया ज़्यादा दिखा देती है बिहार का कि भाई पुल गिर रहे हैं? नहीं, ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी पिछले एस्टीमेट घोटाला जो है, आप देखेंगे तामीरात के नाम पर नीतीश कुमार ने अपने ठेकेदारों को मालामाल कर दिया और सबसे ज़्यादा कमाई अगर हुई है तो कंस्ट्रक्शन के मैदान में इनके ठेकेदारों की भी वाहवाही हुई है, इनके मंत्रियों की भी कमाई हुई है और तामीरात के काम से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए जो इंजीनियर्स हैं उनके भी वारे न्यारे हुए हैं। और आप देखेंगे कि हाई स्कूल की एक से एक बिल्डिंग बन गई, लेबोरेटरी में कंप्यूटर की सप्लाई हो गई, कंप्यूटर को चलाने वाला कोई टेक्नीशियन वहाँ नहीं पहुँचा कोई, तो मामला यह है कि लेबोरेटरी में सामान पहुँच गए लेकिन वो तजर्बागाह का दरवाज़ा कभी तो खुला भी नहीं लेबोरेटरी का। आप देखेंगे हॉस्पिटल के मकान बन गए, कुत्ता वहाँ पर मेज़ में बैठा हुआ है, डॉक्टर का इनका पता नहीं है। पुल इनके बन गए, साल भर में टूट गए, सड़कें बन जाती हैं 6 महीने में टूट जाती हैं,
अभी देखिए सैलाब से तबाही के लिए बचाने के लिए ये एंटी इरोजन का काम कर रहे हैं, फ्लड कंट्रोल से जो उनका काम हो रहा है वो विलेज प्रोटेक्शन का काम हो रहा है। अब बताइए सुखाड़ के ज़माने में होना चाहिए था, ये जनवरी फरवरी में होना चाहिए था, ये भी मई जून जुलाई में काम करा रहे हैं। यानी पैसे पानी में गिरेंगे, इनके वारे न्यारे हो जाएंगे, कोई जांच भी इन पर नहीं हो पाएगा। इन्होंने क्या किया है, शाहजहां ने किया था, इस बादशाह ने अपनी बेगम की खुशनुदी के लिए आवाम के कमाए हुए पैसे को ताजमहल बनाने लगे थे। और औरंगजेब जब ताजमहल का अक्स बनाने लगे तो औरंगजेब ने अपने अब्बाजान को कैद खाने में डाल दिया था। आज बिहार में भी नीतीश कुमार जैसे वक्त के इस शाहजहां को एक औरंगजेब की ज़रूरत है कि इसलिए आज देखेंगे पटना में उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिहार के गाँव को अंधेरे में धकेल दिया और आज पटने के उनके अफसरों के मंत्रियों के बाग में बल्ब जल रहे हैं और गांव के गरीबों के घर में चिराग भी रोशन नहीं है। इनके कुत्ते को, अफसरों के कुत्ते को एसी की हवा मिल रही है और गांव में गरीब झुलस रहा है, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। आपको मैं ये बता दूं कि 40-40 किलोमीटर तक पर सीमांचल में पुल नहीं है और ये गंगा नदी पर 5-5 किलोमीटर पर पुल बना रहे हैं। ये पटना को चमकाने के लिए और मुल्क को धोखा देने के लिए ये फ्लाईओवर बना रहे हैं, ये मेट्रो लेके आ रहे हैं और ये दुल्हन की तरह वो सजा रहे हैं नालंदा को। हमने हाउस में भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, नालंदा में बिहार है या बिहार में नालंदा है? आप वज़ीर आला पूरे बिहार को हो या नालंदा के हो, जवाब दो आप। हमारा सीमांचल अभी भी सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम सबसे कम हमारे बिहार का, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार से। आपने बाढ़ आपदा की बात करी अभी बातों में। जी जी जी। बाढ़ हर बार सीमांचल को खासकर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, तबाह करती है। जी जी। और ये शायद 30-40 साल से तो मेरे ख्याल से चलता आ ही रहा है। उससे पहले से आज तक इसका हल क्यों नहीं हो पाया? कोई सरकार ने इसका हल क्यों नहीं किया? और क्या ये बड़ा एजेंडा नहीं है? यकीनन इसमें दोनों बातें हैं। एक तो ये है कि हमारे सियासी नुमाइंदगान जो अवामी वोट पर जीत कर आते हैं वो पार्टियों के वकील बन जाते हैं, अवामी मसाइल के वकील नहीं बन पाती। ये बदनसीबी हमारी रही है सीमांचल की। अब भूखे के सर पे अगर सोने का ताज भी रख देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ पर फ्लड आता है, 2-3 दिन के अंदर में पानी निकल जाता है। उस इलाके का सबसे बड़ा मसला इरोजन का है, खेतियाँ कट जाती हैं हमारी, बस्तियाँ बह जाती हैं हमारी। नहीं, पर कोई तो तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। अभी यही हल के लिए तो भाई मानंदा बेसिन में इन्होंने क्या बनाया, इसने कहा कि फ्लड का पानी आता है वो बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं हो, हम जो सरफेस है, वाटर सरफेस है, उससे दोगुना दोनों तरफ बांध देंगे, उसकी वजह से हम फ्लड को कंट्रोल करेंगे। ये पागल का मामला है भाई। हम ये कह रहे हैं कि तुम नदियों के किनारे को बोल्डर पिच कर दो, मेरी बस्तियां कटने से महफूज हो जाएंगी, हम सैलाब को झेल लेंगे। लेकिन ये बंदरबाट करने और सीमांचल को गरीब रखने, और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सीमांचल में चूंकि दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों की आबादी है, यही वजह से ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। अगर इस पैसे को आज भी वो हमारे बंगाल का कुछ हिस्सा पड़ता है मानंदा का, उन्होंने अपना बॉर्डर पिचिंग कर दी है बैंक को और उनकी बस्तियां नहीं कट रही हैं। और ये हैं कि इस जिद में है कि नहीं हम बांध बांधेंगे। तो मैं कह रहा हूँ इस बांध के दरमियान में नदी के किनारे हमारी बड़ी आबादी है। अभी अगर 2 फीट पानी आता है तो पूरा बह जाता है, 3 फीट पानी आता है। और विडम्बना ये है कि मैं अभी अमोर का MLA हूँ। मैं आपको बताता हूँ, सिलीगुड़ी हमारे वो बंगाल का एक बड़ा शहर है, हमाला की आगोश में है। वो तकरीबन उससे पूछे उसकी पूरब की ओर है, तिस्ता बांध है, वहाँ से एक नदी निकलती है डोक, और सुपौल के करीब से एक नदी निकलती है परमान। और ये नदियाँ लगभग 150 किलोमीटर के दरमियान की सारी नदियाँ लेकर, और बंगाल के तराई की, नेपाल के तराई की पूरी बारिश लेकर ये हमारे इलाके में आ जाती है। सिर्फ 15 किलोमीटर के अंदर में दर्जनों नदियों को आपस में मिलाते हुए ये तीनों नदियाँ हमारे यहाँ आ जाती हैं। और हमारे यहाँ 5-5 किलोमीटर तक आपको लगेगा कि नदी ही नदी है, और उसमें ये बांध को कहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे? हम कह रहे हैं भाई हमारे किनारे न कटे, उसको बांधो, ये आज करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए 50 साल से अगर कोई चीज़ हो रही है या 40 साल से हो रही है और बाढ़ आपदा आए जा रही है, जी जी, तो क्यों सीमांचल के लोग तय नहीं करते सब मिलके कि भाई या तो हमारे मसले को हल करो या हम वोट नहीं देंगे, हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, किसी का साथ नहीं देंगे। मैं तो उसी की पैदवार हूँ। मैंने खुलकर लोगों को बताया कि तुम्हारे साथ नाइंसाफियाँ क्या हुई हैं, तुम्हारे साथ जुल्म किया हुआ है। कोई इत्तफाक से हमारे यहाँ नाखंदगी होने की वजह से, सियासी बेदारी की कमी होने की वजह से, वो कुदरती आफत तो उसको समझते हैं, लेकिन मसनवी एतबार से तो सभी का होता है, नुकसान यकीनन सभी का होता है। खुद नेशनल लॉस है वो। हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन, हर साल ज़मीन वो नदी में शामिल हो जाती है, रेत से ढक जाती है हमारी फसलें।
हज़ारों बस्तियां हमारी कट रही हैं, लेकिन सरकार की ईमानदाराना कोशिश नहीं है। और इसमें बहुत हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, अवामी बेदारी का और हम जैसे सियासी नुमाइंदगान का लापरवाही का बड़ा नतीजा है। आपने इंडिया गठबंधन को एक चिट्ठी लिख के प्रपोज किया है और कहा है कि आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा, उसके बयान उन्होंने दिया, चिट्ठी का तो शायद कोई जवाब आया नहीं है, बयान उन्होंने दिया कि कई बार जो सपोर्ट किया जाता है वो ना लड़के भी किया जाता है। हालांकि मैं उनकी बात से अग्री नहीं करता, क्योंकि आप कोई सोशल वर्क पार्ट तो है नहीं, सोशल वर्कर नहीं है, आप भी राजनीति में हैं, तो ये कहना तो शायद कोई बहुत वो सही नहीं है। लेकिन खैर, आपका इस पे क्या बयान है? मनोज झा जी के लिए क्या जवाब है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज झा साहब यकीनन है कि वो कौमी तर्जुमान है, लेकिन इस फैसले के लिए इंटाइटल नहीं है। वो पार्टी ने ये इख्तियार दे दिया है जनाब लालू प्रसाद साहब को और तेजस्वी यादव साहब को, तो इसलिए फैसले उनको लेने हैं। और एक बात मैं मज़ाहन भी कहना चाहता हूँ कि मनोज झा साहब की बड़ी मैं कदर करता हूँ, बद्वान हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, समाजवाद का चेहरा भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये जुमला उनका सामंतवाद की बू फैलाता है। आप हमें एक माइनॉरिटी के दरमियान में बांझ आगोश में बरसों में एक औलाद आई है, उसका भी गला दबाना चाहते हैं आप, है ना। जिन मुसलमानों ने कभी हिम्मत नहीं की, अरे बस्ती के उनके, अरे दलित की बस्ती में एक बच्चा बीए पास कर गया है तो उनको मुबारकबाद दो, क्यों कहते हो कि उनके बाप की तरह वो खेतों में क्यों नहीं जाता है? यही दिक्कत इनको हो रही है। और मैं कहना चाहता हूँ मनोज झा साहब से, आप हमें जो ये सबक पढ़ा रहे हैं, मैखाना में खुद जाते हैं और दूसरों को पीने से मना करते हैं, आप प्रोफेसर बने हुए हैं, तो आपको राज्यसभा में जाने की क्या ज़रूरत है? राज्यसभा को त्याग दीजिए, आपके मशवरे को मैं भी कबूल कर लूँगा। चलिए, मनोज झा साहब से बात हुई तो मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा। देखिए, जब हम गठबंधन करते हैं तो अमूमन कुछ नेगोशिएशन होते हैं, आपस में कई बार कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, कुछ कम उस पर आना पड़ता है। आप उसके लिए तैयार हैं अगर वो टेबल पे साथ में बैठे तो? मेरा एक फार्मूला है, बहुत आसान सा फार्मूला, कि इस गठबंधन में कितने जीते हुए लोग हैं। बिहार में 243 कुल सीट है। नहीं, अब उसमें पता है क्या होता है कि जो हारे भी तो कहेंगे जी हम सेकंड आए थे, हम इतने से हारे थे, तो वो तो एक लंबी डिबेट चलेगी और आप लोग अगर बैठेंगे, अगर बैठना हुआ तो वो सब डिस्कशन होगा। पर कुल मिला के क्या होता है कि जब हम ऐसा कोई एक गठबंधन की तरफ आ रहे हैं और उसमें कांग्रेस भी है, राजद भी है, CPIM CPIML भी है, आप भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं छोटी पार्टी को थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मैं अपने इस चौक के माध्यम से चाह रहा हूँ कि कोई मैसेज तो जाए, अगर आप जिस चीज़ को असल हुआ ये कि गालिब ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है अपनी मासूका को सामने रखते हुए, कि लाग हो तो समझे लगाओ, न हो कुछ तो धोखा खाए क्या। अच्छा, है ना। अरे आप तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो अभी कमी पेशी की बात कहाँ से आई? वो बात करने के लिए तैयार होंगे तो जाहिर है कि इजहार इश्क हमने किया है, नखरे भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, बैठा जाएगा। जी। अच्छा, आज आप चुनाव आयोग से मिले अपने पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ में, आपकी क्या बात हुई चुनाव आयोग से? कहा कि भाई SIR कराना तो इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक अधिकार है, हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो वक्त चुना है ये मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई 2002 में भी हम कराए थे, तो हमारे सदर साहब ने कहा भाई 2002 में कराए थे, लेकिन 2002 के बाद 2004 में वहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, 2005 में असेंबली का इलेक्शन हुआ था, एक लंबी अवधि थी। अगर आप ये कराना ही ज़रूरी समझ रहे थे तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद क्यों नहीं फ़ौरन करा लिया? आप अभी तक जो नॉर्मल एक्सरसाइज है वो कर रहे थे और आप अचानक आ रहे हैं। इस जो ये मतदान और मतदाता सूची का जो ये इस बार वेरिफिकेशन हो रहा है, ये तो करती है इलेक्शन कमीशन, हर चुनाव में करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस बार उठ रहा है, राजद और बाकी पार्टीज़ ने भी सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल करा उन लोगों ने, और आज मैं बयान पढ़ रहा था पूर्व इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवाजा का, वो ये कहते हैं सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, ये वैधिकता पर नहीं उठ रहा है कि क्या आप एक्सरसाइज ये कर सकते हैं मतदान सूची के वेरिफिकेशन की, बल्कि जिस तरीके से किया जा रहा है। और क्या बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बैकडोर से NRC है, तो आप इसको पूरी तरीके से अपोज कर रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं आप कर तो सकते हैं लेकिन टाइम कम है? नहीं, उनके तरीक़ेकार पर भी हमारा सवाल है। मामला ये है कि ये आम रूटीन रिवीजन नहीं है,
बल्कि आप इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये। 2002 में भी इसी 2002 में भी किया था, हाँ, इसी तरीके इस तरह से किया था, लेकिन इतने लवाजमात नहीं थे, लेकिन उसका भी नाम गहन पुनरीक्षण था, उसका भी नाम। हम नाम पे नहीं जा रहे। देखिए मैं आपसे ये नहीं, बार क्यों लेकिन पूछ रहा हूं? इंटेंसिव नहीं, इंटेंसिव आप इंटेंसिव वो अगर कर रहे हैं रिवीजन तो जाहिर है कि ये उनके करने का हक है, लेकिन अब की बार का जो तरीक़ेकार है ये तरीक़ेकार 2002 में नहीं था, ये तरीक़ेकार नहीं ये था। तरीक़ेकार नहीं था। और इसी ये जो प्रोसेस है जो अपनाया जा रहा है, इसी पे सवाल है। इसी को चैलेंज करने कुछ पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई हैं। अब इसी पे मेरा सवाल है, क्योंकि आज जब मैंने आपको सुना तो मुझे आपका स्टैंड उन पार्टी से थोड़ा अलग लगा। आपने कहा वैधिक ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको हक है, लेकिन आप टाइम कम दे रहे हैं। तो आप नहीं, उसके अलावा भी हमारा सवाल है। अच्छा। आपने 2002 में गहन पुनरीक्षण किया, इंटेंसिव रिवीजन आपने किया, और 2003 के वोटर लिस्ट में नाम आया, तो आपने गहन पुनरीक्षण करके जिनको 2003 में मान लिया तो उनको तो परेशान नहीं करना चाहिए ना। आप उनको भी कह रहे हैं कि साहब जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ। अगर वो वैध मतदाता थे तो उनके बच्चे भी तो वैध मतदाता होंगे ना। आप उनके बच्चों को कह रहे हो कि अपना भी दिखाओ, अपने माँ बाप का भी दिखाओ। तो भैया आप गहन पुनरीक्षण करके आप फिर इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जस्ट 3-4 महीने इलेक्शन के रह गए, ऐसे वक्त में आप कर रहे हैं। आपकी नींद ख्वाब खरगोश से अभी क्यों बेदार हुए हैं आप? कौन सा आसमान टूट रहा है? अगर यही करना था तो पार्लियामेंट इलेक्शन के जस्ट बाद आप शुरू कर देते। बिहार के हालात को आप देख लें, बिहार में बाढ़ है, पलायन मजदूर है। बिहार में जो जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने का जो सिविल रजिस्ट्रेशन का मामला है वो 2005 में 16.5% था, और जबकि नेशनल रेट 62.5% था। तो आप ये बात बताइए कि बिहार में तो आज भी कोई कर्मचारी मर जाए तो उनकी विधवा पेंशन के लिए भी अगर उसके मृत्यु सर्टिफिकेट को जारी कराना चाहते तो 6 महीने लग जाते हैं उनको। बिहार में 14% बच्चे ही ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट हैं, उनके पास सर्टिफिकेट हो सकते हैं। वहाँ पर तो 50% ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने स्कूल ही नहीं देखा। और 2024 को अभी आप इलेक्शन कराया है तो वो आपको डी वोटर्स नज़र नहीं आए। और अगर क्या जहाँ पर 20 लाख वोटर्स थे जिसमें से 17 लाख लोगों ने वोट डाले, अगर उस वहाँ पर किसी कैंडिडेट की 10,000 वोट से हार जीत हो गई है और उस कंस्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के डी वोटर 20,000 निकल गए, तो क्या आप रिकॉल कर लोगे उस जीते हुए आदमी को? आपने तो उस वोट को वैध माना है। तो कौन सा आसमान टूट पड़ रहा है कि 2025 के इलेक्शन से पहले ही होना चाहिए? भाई इस इलेक्शन को एग्जम्पशन दे दो और इसको स्टे दे दो, उसको आगे बढ़ा दो। ये मुतालबा हम लोग का है। अख्तर उल-इमान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपको हमारी शुभकामनाएं। आप चुनाव में बतौर प्रदेश अध्यक्ष MIM को लास्ट टाइम पिछली बार आपने 5 MLA विधायक दिए। इस बार भी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने बहुत वक्त दिया, आपसे बहुत कुछ समझने को मिला। आते हैं और आगे देखेंगे कि बिहार चुनाव किस दिशा में जाता है। आपका और आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा इसमें, आप क्या रोल प्ले करते हैं। बेहद शुक्रिया। आपने अपने चौक के ज़रिए से अपने लाखों करोड़ों नाजरीन तक मुझे पहुंचाया है। हम इसके लिए बड़े ममनून मशकूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद।